Dear students, as I have told you earlier, I have to start various sorts of program. Some is paid, some is non-paid. मैं आपको केवल रेगुलर क्लासेस ही नहीं दूंगा, समय समय पर विभिन्न विषयों पर आपको इनलाइटेन भी करूंगा। इनलाइटेन का मतलब है कि जैसा कि मैंने बार बार आपके सामने चर्चा की है, मेरा उद्देश्य है कि आप थोड़ा सा पुस्तकीय ज्ञान से ऊपर उठें और सोचने वाले प्राणी बन जाएं। क्योंकि जो वहाँ क्वेश्चंस होते हैं, मैं एक क्वेश्चन सेशन भी रखूंगा क्वेश्चन आंसर का, वो मैं टाइम टू टाइम हर वीक में आपके लिए कुछ न कुछ एडिशनल चीज़ें करूंगा जो हमारे ऐप पर फ्री में अवेलेबल होगा। यू कैन लिंक टू मी, बट हियर आई हैव टू डिस्कस वन कंडीशन विथ यू कि वेन एवर you have to join the paid program, I will maintain the separate classes in Hindi and English. Apart from that, in question discussion, NCERT program, or from time to time, whatever I am going to discuss, so there I am supposed to be bilingual. मतलब, but this non-paid program, मतलब जो एक प्रोग्राम है जो हम आपको पूरा लेक्चर लेंगे, वो पूरे लेक्चर में एक सेपरेट हिंदी और इंग्लिश मीडियम का लेक्चर होगा। लेकिन जब हम कोई स्पेसिफिक टॉपिक लेने आएंगे, जैसे अभी हमारे विचार का विषय है कि थोड़ा सा मैं आपको एनसीईआरटी पुस्तकों के बारे में इनलाइटेन करूं, तो इस तरह की चीज़ों में मेरा बल इस बात पर होगा कि आप थोड़ा बाइलिंगुअल रहना है। हिंदी में मैं बोलूँगा, इंग्लिश में भी बोलूँगा, और आई थिंक कि एवरीबडी ऑफ यू शुड हैव सब वर्केबल नॉलेज, क्योंकि आप जानते हो कि आप हिंदी वाले को भी कंपल्सरी इंग्लिश तो करना ही होता है। तो ऐसी आपको दिक्कतें नहीं होगी, जो बातें मैं इंग्लिश में बोलूँगा मैं हिंदी में भी उसे कहूँगा। तो बच्चों, अभी जैसे आपको कल जब मेरा ऐप जब आपके सामने होगा तो आप मेरे वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोग्राम से वाकिफ़ होंगे। उसमें हमने कई ऐसे प्रोग्राम सोचे हैं जो आपको थोड़ा सा बुकिश नॉलेज से ऊपर भी ले जाए। जैसे स्टेट सर्विसेज वालों के लिए एक्सक्लूसिवली हमने वर्क करने का सोचा है। बीपीएससी है, यूपीपीसीएस, झारखंड, उत्तराखंड, इवन राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, वहाँ हालांकि ऑप्शनल नहीं है। तो ऐसे में मैं थोड़ी सी क्वेश्चंस को डिस्कस करके आपको इनलाइटेन करना चाहूँगा कि हाउ टू राइट द आंसर, हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द वे ऑफ राइटिंग, what is required in civil service examination, how intrinsic relationship exists between the knowledge and the way of presentation. कई बार बच्चे जब फ्रेशर होते हैं तो बोलते हैं कि सर मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाता हूँ, मुझे आप क्वेश्चन आंसर के बारे में बताइए। अब उनको मैं कैसे समझाऊँ कि ज्ञान नॉलेज पहली सीढ़ी है, जब तक आप उस सीढ़ी को पार नहीं करोगे आप क्वेश्चन आंसर के लेवल पर अपने आप को नहीं ला पाओगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल ही रखूँगा, मेरे सामने क्वेश्चन होगा और मैं कुछ वेरियस उसके बैकग्राउंड से मुद्दे उठाऊंगा। यू योरसेल्फ विल रियलाइज कि समथिंग इज लैकिंग देयर। Whenever I will give a reference to the different aspects of history, you will come to realize that this aspect has not so far covered by me, so I find some sort of difficulty. खैर वो घबराओ मत, क्योंकि जो आपका रेगुलर मैं क्लास ले रहा हूँ उसमें तो मैं क्वेश्चन राइटिंग का काम करूँगा ही। फिलहाल मुझे एनसीईआरटी के बारे में आपको बताना है। एक कहावत आपने सुनी होगी कि वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। पूरे हिंदुस्तान में लोग सीबीएसई सिलेबस वाले तो एनसीईआरटी एसएसटी दुर्भाग्य से नहीं पढ़ पाते, क्योंकि उनका अधिकतर और तमाम मेहनतें साइंस सब्जेक्ट की तरफ चली जाती है, बिकॉज दे आर जस्ट डूइंग द कैरियर ओरिएंटेड स्टडी, एंड पर्टिकुलरली आफ्टर क्लास 10th they have already decided to join the different professional courses. So the SST does not matter much for them, so they normally used to degrade these SST subjects. Normally they used to allocate 3 to 4 days, and through rote learning they just try to acquire the workable knowledge so that anyhow we have to qualify the paper.
मतलब वो चाहते हैं कि भाई किसी तरह 3-4 दिन तक रट्टा मारकर हम पेपर को क्वालिफाई कर ले, उससे हमें उसके बाद हमें मतलब नहीं। लेकिन वही प्रोफेशनल डिग्री वाले जब फिर लौट कर आते हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करने, तो देन वंस अगेन दे आर स्टार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स। तो अब आपके मन में एक सवाल यह खड़ा होगा कि एनसीईआरटी बुक्स क्यों, जब हम इतने एडवांस स्टेज ऑफ स्टडी में पहुंच चुके हैं, देन व्हाई एनसीईआरटी बुक्स? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है एंड दिस क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड, इट शुड बी एड्रेस्ड। देखिए, एक्चुअली एनसीईआरटी आपको फाउंडेशनल नॉलेज देता है। अगर अचानक आप एडवांस्ड बुक स्टेज का प्रिपरेशन शुरू करोगे तो आपको वहाँ चीज़ों को इंटरनलाइज करने का प्रॉब्लम आएगा, आप चीज़ों को आसानी से नहीं समझ पाओगे। अगर आप बेसिक और फाउंडेशनल से आरंभ करते हो तो दैट इज एक्स्ट्रा बेनिफिशियल फॉर यू। तो एक तो ये फैक्टर आता है। दूसरा फैक्टर है कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में अगर हम क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करते हैं तो पाते हैं कि a lot of questions in general studies and even in optional paper, so these questions are inspired by the NCERT books. हम आपको कई एग्जाम्पल दे सकते हैं जो आपको एनसीईआरटी बुक से डायरेक्टली इंस्पायर्ड है। तो खास के मैं जनरल स्टडीज के बच्चों को कहूंगा कि उनका बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है एनसीईआरटी बुक्स। ये दूसरा फैक्टर है कि हमें एनसीईआरटी बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए। The third one issue is that कि NCERT book is in a position to make you a thinking creature, particularly new NCERT books which have been formulated on the basis of NCF 2005। आपके जो नए NCERT बुक्स बने हैं वो बिल्कुल ही NCF 2005 के आधार पर बने हैं। इससे पहले अब आपके मन में सवाल खड़ा होगा ओल्ड एनसीईआरटी बुक्स और न्यू एनसीईआरटी बुक्स ये कौन है, इनमें क्या फ़र्क है। तो हमें याद है कि 1986 में जब उसमें राजीव गांधी की सरकार हुआ करती थी तो उस समय एक नई शिक्षा नीति आई थी, उसके बाद एनसीईआरटी बुक का फॉर्मुलेशन हुआ था। तो उसमें उसका उद्देश्य था कि हम बाल केंद्रित शिक्षा को थोड़ा सा, जो चाइल्ड बेस्ड एजुकेशन है, सो वी हैव टू मेक सर्टेन reforms, certain modification there, because the students are supposed to be overloaded with books, so at least the burden of books should be slightly lightened. So this was the objective of this educational policy. लेकिन उस एजुकेशनल पॉलिसी में बेसिक टीचिंग पेडागोगी एंड स्टडी के पेडागोगी में कोई मेजर चेंज की बात नहीं की थी। लेकिन मैं 2005 के एनसीईआरटी बुक से मुझे काफ़ी उम्मीदें थी। अभी जो आपके घर में एनसीईआरटी बुक्स रखी हुई है 2005 की होगी। जैसे हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो आप क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक अगर आप उलट कर देखोगे तो उसमें ये आता है हमारे अतीत भाग प्रथम, फिर उसी तरह से हमारे अतीत 2, हमारे अतीत 3। तो हमारे अतीत 1 यानी आवर पास्ट। हियर द पॉइंट टू बी नोटेड इज दे हैव नॉट यूज्ड द टर्म आवर पास्ट, rather the term our past, हमारे अतीत। हमारे अतीत क्यों? क्योंकि अतीत एक नहीं है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं। जैसे हम 10 लोग चल रहे हैं और आपको मैं कॉन्क्रीट एग्जांपल देता हूं। कोई इलाहाबाद से है, कोई जौनपुर से है, कोई पटना से है, कोई गया से है, कोई इंदौर से है। अब जब हम 10 लोग किसी जगह पर पहुंचते हैं तो अचानक से सामने वाला क्वेश्चन करता है कि महानुभाव आप लोग जो आए हैं वो अपना अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आपका जो ग्रुप है वो इंट्रोडक्शन दे कि आपका बैकग्राउंड क्या है। उसमें एक बच्चा सिर्फ सामने आता है कि मैं पटना से हूं, मेरा ये बैकग्राउंड, हम पटना से हैं, हम इस पर्पज से आए हैं। तो बाकी 9 बच्चे ऑब्जेक्ट करेंगे, यार हम क्यों, तुम पटना से आए हो, मैं तो पटना से नहीं आया हूं, मैं तो जौनपुर से, मैं इलाहाबाद से, मैं इंदौर से आया हूं। तो तुम अपने बैकग्राउंड को हम लोग के बैकग्राउंड पर क्यों चला रहे हो? तो जब तक हिस्ट्री का स्टडी एलिट ओरिएंटेड रहा, दैट वाज बेस्ड ऑन द एलिटिस्ट एलिमेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, एंड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री मीन्स द स्टडी ऑफ डायनेस्टीज, द किंग्स, द वॉर्स, द चेंज ऑफ द गवर्नमेंट। सो एट दैट टाइम यू नो कि हिस्ट्री वॉज द हिस्ट्री ऑफ द पास्ट। नाउ
after particularly democratization, even the history writing has been democratized. अब केवल क्वीनों का पास्ट नहीं, महिलाओं का भी पास्ट, जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनका भी पास्ट, जो समाज के हाशिए पर हैं. इट इज विद दिस पर्पस दे हैव कॉन्शियसली यूज्ड द टर्म आवर पास्ट इन प्लेस ऑफ आवर पास्ट. तो ये जो टर्म है ये भी बड़ा मीनिंगफुल है. तो आप एंशिएंट 6th में, मिडिवल में 7th में आते हो, और मॉडर्न में 2 पार्ट में आपका आता है, और वो मॉडर्न हिस्ट्री आता है. फिर आपका क्लास 9th में वर्ल्ड हिस्ट्री का आता है, और क्लास 10th और क्लास 11th ये तीनों वर्ल्ड हिस्ट्री के एनसीईआरटी आपको मिलेंगे. और क्लास 12th में फिर एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न तीनों के अलग अलग एनसीईआरटी बुक्स मिलेंगे. लेकिन बच्चों, आज मैंने केवल टारगेट बनाया है कि आप लोगों के साथ एंशिएंट हिस्ट्री का एनसीईआरटी बुक डिस्कस करूं, क्योंकि अगर हम इसके एम्बिट को देखते हैं तो हमारे एम्बिट में टोटल 4 एनसीईआरटी बुक्स आते हैं. इसलिए अगर आप केवल, इवन इफ यू आर गोइंग थ्रू द एनसीईआरटी बुक्स, इवन दैट विल नॉट प्रूव अ लाइट बर्डन ऑन यू. इफ सम स्टूडेंट्स ऑनेस्टली ट्राई टू गो थ्रू एनसीईआरटी बुक्स in course of the study of ancient history, particularly with me, whenever I will just teach you in the class, you will come to realize that कि your most of the time has been involved by the NCERT books. अब कैसे? एक जो आपका क्लास 6th की NCERT नई बुक है, वो पतली सी है और इंटरेस्टिंग बुक है, उसको आप पढ़ते हुए आगे निकल जाओगे. फिर आपका एक दूसरा बुक आता है, वो पुरानी NCERT बुक क्लास 6th की है, पुरानी NCERT बुक. वो अब कहोगे उसका क्या बेसिस है, तो उसका बेसिस है कि उसका ऑथर का नाम दिया हुआ है. जैसे आपकी नई एनसीईआरटी बुक्स में ऑथर का नाम नहीं है, क्योंकि ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस ने एक बोर्ड बनाया, उनके सजेशन से लोगों ने कंपाइल किया है. बट हियर द नेम ऑफ अ सिंगल ऑथर हैज नॉट बीन हाईलाइटेड, सो यू विल नॉट फाइंड देयर द नेम ऑफ एनी ऑथर. बट सो फार द क्वेश्चन ऑफ द ओल्ड एनसीईआरटी बुक ऑफ द क्लास 6th इज कंसर्न, देयर यू विल फाइंड द नेम ऑफ रोमिला थापर. तो वहां पर रोमिला थापर का पुरानी एनसीईआरटी बुक क्लास 6th की है. और तीसरी आपकी बनती है क्लास 12th की, जो नई एनसीईआरटी बुक है. उसमें आपको 4 चैप्टर्स ही मिलेंगे, लेकिन बहुत मीनिंगफुल चैप्टर्स हैं, बहुत स्कॉलरली लिखे गए चैप्टर्स हैं. और वो उन 4 चैप्टर्स को हम रिजर्व में रखेंगे आपके लिए कि व्हेन एवर यू विल फिनिश एंशिएंट हिस्ट्री, देन आई विल सजेस्ट यू टू गो थ्रू द 4 चैप्टर्स, बिकॉज दैट विल एनलाइटन यू. अब वहां द पॉइंट यह है कि देखो, अब वो चैप्टर्स इतना इंटीग्रेटेड उन्होंने लिया हुआ है. एक तो पहला चैप्टर्स आपका आता है, जिस हड़प्पन सिविलाइजेशन को सेंटर में बनाकर लिखा गया है, क्लास 12th वाले तो चलेगा. लेकिन उसके बाद फिर वो उन्होंने व्यापारी और नगर पर लिखा है, यानी मर्चेंट्स एंड टाउन्स, एंड देन दे हैव जस्ट रिटन ऑन द वर्ना एंड कास्ट. So they have started the topic from 6th century BC and ended on 6th century CE. So they are going to cover more than 1000 years. And here they try to underline the changes. So basically and critically, not simply changes but critically. अब उन्होंने 6ठी सदी ईसापुर से 6ठी सदी तक का इतिहास को पकड़ा है. वो तो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है, लेकिन अगर यही चीज आप एंशिएंट हिस्ट्री को समाप्त करने के बाद पढ़ो तो बहुत ही बढ़िया है, एंड देन यू विल एंजॉय द सब्जेक्ट. तो ये हम उसको रिजर्व रखते हैं. लेकिन एक पुरानी एनसीईआरटी बुक भी आपको क्लास 11th की आती है, जो पहले क्लास 11th में हुआ करती थी. वो है प्राचीन भारत, आर्य शर्मा ने, राम शरण शर्मा. अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो नई एनसीईआरटी बुक आपका क्लास 6th का होगा, अभी मैं केवल एंशिएंट की ही चर्चा कर रहा, फॉर योर इन्फॉर्मेशन. तो वो नई एनसीईआरटी बुक क्लास 6th का वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि और पास हमारे अतीत करके होगा, हमारे अतीत प्रथम फर्स्ट, एंड उसके बाद क्लास 12th का नई एनसीईआरटी आपको मिल जाएगी मार्केट में. उसमें भी ऑथर का कोई नाम दोनों में किसी में नहीं होगा. उसमें होगा कि प्राचीन भारत के कुछ विषय, सम इश्यूज इन एंशिएंट इंडिया, ऐसे करके टाइटल होगा, और भी पार्ट 1 ही होगा. और उसको आप देखोगे तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री के वो 4 चैप्टर्स मिल जाएंगे. मुख्य समस्या आएगी आपको
रोमिला थापर वाली एनसीईआरटी जो पीछे वाली मैंने क्लास सिक्स आपको कहा, वो आपको बुक फॉर्म में अब नहीं मिलेगा। या तो हमें लगता है कि आपको कहीं पर कोई दुकानदार आपको जेरॉक्स फॉर्म में दे देंगे तो दैट्स बेटर। और क्लास 12th वाली जो आर एस शर्मा की बुक है वो आपको दो फॉर्म में मिलेगा, या तो आपको कहीं वो एनसीईआरटी बुक मिल जाएगी जेरॉक्स फॉर्म में, अदरवाइज इवन द ब्लैक स्वॉन पब्लिकेशन हैज पॉसिबली रिकम्पाइल्ड इट एंड जस्ट issued in the market। सो अब एनसीईआरटी फॉर्म में नहीं मिलेगी, लेकिन आप प्राचीन भारत का इतिहास बाय आर एस शर्मा पूछोगे तो कोई भी आपको दुकानदार उसे दे देगा। तो ये एनसीईआरटी बुक, 4 एनसीईआरटी बुक आपको ठहरते हैं, लेकिन मैं आपके लिए कंपलसरी सिर्फ 2 एनसीईआरटी बुक कर रहा हूं। बट आई एम मेकिंग 2 एनसीईआरटी बुक्स कंपलसरी फॉर यू। वन इज द क्लास 6th न्यू एनसीईआरटी बुक and the class 6th old NCERT book. Apart from that, I will suggest you, if possible, it depends upon the time. If possible, you have to go through R.S. Sharma as well. क्योंकि जहां तक एडवांस स्टडी का सवाल है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरी जो क्लास है, जो लोग क्लास में होते हो, उन्हें अब एडवांस स्टडी के लिए कोई चिंता ही नहीं करनी है, क्योंकि मैं वहां से आपको आरंभ करूंगा और मैं साथ ही साथ जो जितनी भी न्यू करेंट्स ऑफ हिस्टोग्राफी है उससे आपको वाकिफ कराते हुए एंड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए उनको आंसर करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। तो वो समस्या हमारे लिए नहीं होगी। हमारे लिए समस्या ये है कि आप थोड़ा बेसिक का स्टडी आप अपना स्वांता सुखाए करिए। तो क्लास 6 की एनसीईआरटी कंपल्सरीली पढ़ लीजिए। अगर टाइम मिले तो फिर आप आर एस शर्मा वाली एनसीईआरटी, प्राचीन भारत का इतिहास, जो पुरानी एनसीईआरटी है या बुक फॉर्म में आपको मिल रही हो, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। और लास्ट में जो 4 चैप्टर क्लास 12th का है, वो तो मैं जीएस वाले को और ऑप्शनल वाले दोनों को सजेस्ट करूंगा कम से कम नई एनसीईआरटी बुक पढ़ लेने को, क्योंकि ये जो दोनों बुक है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस भी फॉर्म होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आप 2013 में मेंस के क्वेश्चन में आओगे तो अस्तूपा पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, बुद्धिस्ट अस्तूपा की, हाउ डिड बुद्धिस्ट अस्तूपा एसिमिलेटेड द लोकल एलिमेंट्स इन देमसेल्व्स। क्वेश्चन थोड़ी लंबी चौड़ी है, मैंने शॉर्ट में उसको निपटा दिया। और वही क्वेश्चन मतलब किस तरह से बुद्धिस्ट अस्तूप ने क्षेत्रीय तत्वों को अपने में आत्मसात किया है, ये क्वेश्चन 2013 में ऑप्शनल में पूछा है और सेम क्वेश्चन 2016 में जीएस में पूछा है। सेम क्वेश्चन आप दोनों को मिला के देखोगे आपको दिख जाएगा। अब इस क्वेश्चन की जड़ अगर खोजोगे तो इसकी जड़ चली जाती है एनसीईआरटी बुक में। मतलब एनसीईआरटी आपका एंशिएंट का जो क्लास 12th का है उसका लास्ट में आप देखोगे तो अस्तूपा का फिगर भी दिया हुआ है। लोकल एलिमेंट्स में पेड़ की शाखा से लटकती हुई कुछ महिलाएं जो पेड़ की पत्ते पकड़ के लटकी आपको दिखेंगी, वह विद्धशाल भंजिका, जिनके बारे में है कि अगर वो पत्ते भी छूती थी तो फूल बन जाते थे, तो वो उसमें समृद्धि के प्रतीक थे। आप कह सकते हो दैट वाज द सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस। तो ऐसे पहले लोकल जो कहानियां थी उसको एसिमुलेट कर लिया अस्तूप कल्ट ने। अस्तूपा आप देखोगे एक आर्ट का टाइप होता जिसमें अर्धवृत्ताकार होता, तो उसकी हम चर्चा करें। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता कि ये आपके लिए आवश्यक है। तो नई एनसीईआरटी बुक तो सभी लोग पढ़िए, क्लास 6 और 12th वाले, और वैसे क्लास 6 नई और पुरानी दोनों पढ़ ले। रोमिला थापर वाली दोनों में फ़ायदा किया है कि जो नई एनसीईआरटी बुक है, मैं आपको कुछ चैप्टर्स की चर्चा करता हूँ कि मैं केवल इन दोनों की अपेक्षा फिलहाल आपसे कर रहा। एक भारतीय इतिहास का अध्ययन, पुरानी पुस्तक आपकी जो शुरू होती है उसमें द हिस्ट्री ऑफ इंडियन हिस्ट्री, द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये ओल्ड एनसीईआरटी बुक जो मैंने रोमिला थापर वाली आपको बताई, उसमें है कि हम इतिहास का अध्ययन क्यों करते हैं, पहला उसी से शुरू होता है। कोई भी बच्चे को आप समझ सकते हो, मैंने व्हाई डू यू मेक स्टडी ऑफ हिस्ट्री। अब some student who had just started the study, so he had to face this basic question कि why one should make a study of history। आखिर कोई इतिहास का अध्ययन क्यों करे। तो बड़ा बेसिक चीज़ है, फाउंडेशनल चीज़ है। अब आप ही बताओ कि जब आप हिस्ट्री का स्टडी शुरू करते हो तो ये जानने का तो पहला हक आपको बनता है। फिर है पहले की तुलना में अब इतिहास के अध्ययन का तरीका किस प्रकार बदला है, कि हाउ डिड द मेथड ऑफ स्टडी ऑफ हिस्ट्री हैज चेंज्ड नाउ इन कंपेरिजन टू द प्रीवियस पीरियड। तो मतलब पहले की तुलना में आज इतिहास पढ़ने की विधि कैसे बदली है, तो इसको ये दूसरे चैप्टर में कहता है। इसको भी देखिए कैसे बदली है। फिर हम किन स्रोतों के आधार पर हजारों वर्ष पूर्व के इतिहास को जान पाते हैं, कि फ्रॉम अब सोर्सेस ऑफ स्टडी हैव डील्ट विद, तो कितना बढ़िया ही मुद्दा उठाया है कि फ्रॉम विद द सपोर्ट ऑफ व्हिच सोर्सेस कैन यू नो अबाउट द हिस्ट्री व्हिच हैव occurred 1000 years back।
तो ये सोर्सेस ऑफ स्टडी के बारे में आपको इनलाइटन कर रहा है। अब नेक्स्ट दे रहा है शिलालेख अथवा अभिलेख लिखित साहित्य से किस प्रकार अलग होते हैं। तो इन व्हाट वे इंस्क्रिप्शंस एंड the stone inscriptions and the pillar inscriptions are different from written literature. So अब this is the demand of the question. अब कितना बढ़िया, इस पर तो नॉर्मली क्वेश्चन पूछते रहते हैं और अच्छे अच्छे यूपीएससी में भी कई बार ऑप्शनल में भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं और जनरल स्टडीज में भी अगर एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो कभी पूछा जा सकता है। अब भारत में विभिन्न क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से विभाजित है। कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या प्रवास अधिक होता है तो कुछ क्षेत्रों में अलग अलग रह जाते हैं। कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि भारत विभिन्न, ये कह रहा है कि इंडिया इज डिवाइडेड इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन, but some region is frequently in some region you will find the frequent migration of the people, but in some region remain to be deserted. What is the cause behind that? अब देखो कितना बढ़िया बात ये कह रहा है, मतलब यू विल बी इनकरेज टू गो थ्रू इट कि आखिर पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में किसी क्षेत्र में माइग्रेशन ज्यादा हुआ और किसी क्षेत्र में कम हुआ, ये आपको यही काम नहीं दे रहा है, ये आगे के लिए भी आपको एक रास्ता बता रहा है। नेक्स्ट वन इश्यू आपके सामने आता है। अब ये हो गया आपको 5 चैप्टर्स, आपने इसमें 5 इश्यूज, पहले चैप्टर में 5 इंपॉर्टेंट इश्यूज आपको देख लेना। फिर अब दूसरी नई एनसीईआरटी बुक क्लास 6 की आती है, उसका पहले चैप्टर में क्या है कि कब, क्या, कब, कहां और कैसे। वेरी वेरी मार्वेलस टॉपिक यू कैन से कि व्हाट, व्हेन, हाउ एंड वेयर। मतलब इसमें आपको इस नई पुस्तक में ये चीजें दी है। उसके बाद आपको बताया है कि पहला मुद्दा कि उपमहाद्वीप के प्राकृतिक मानचित्र का अध्ययन करें तथा महत्वपूर्ण पहाड़ी एवं नदियों का अवलोकन करें। वेरी फंडामेंटल चीज इसमें पूछ रहा है कि यू हैव टू मेक ए स्टडी ऑफ, यू हैव टू ऑब्जर्व द एंशिएंट मैप एंड ट्राई टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ डिफरेंट रिवर्स एंड माउंटेन्स। मतलब व्हाट डज इट मीन कि इफ यू हैव टू स्टार्ट ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री, so at least you have to fix your eyes on some place. अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट का अगर आपको जियोग्राफिकल समझ नहीं है तो आप हिस्टोरिकल चेंज को समझोगे कैसे। आर एस शर्मा ने भी कहा है कि भारत के इतिहास को समझने के लिए भारत के भूगोल के कुछ बेसिक बातों को भी जानना आवश्यक है। कहीं पर वर्षा ज्यादा है, कहीं कम है, सिविलाइजेशन वेस्ट से ईस्ट आई है, ईस्ट से वेस्ट क्यों नहीं गई है। तो ये चैप्टर आपके लिए काफी उपयोगी हो सकता है। और एक है दूसरा चैप्टर, अतीत एक है अथवा अनेक, पास्ट इज वन और द मोर देन वन। कई बार हमें लगता है कि जब इतने बढ़िया चीजें आपको एनसीईआरटी में दी हुई, आप क्यों नहीं उसको पढ़ते। मैं आपको इनकरेज कर रहा हूं कि डेफिनेटली, और आप इसका जवाब दोगे और सब एनसीईआरटी बुक डिस्कस करने के बाद हम 5 क्वेश्चन तुमको देंगे। 5 क्वेश्चन मतलब ओरली, मतलब नॉट फॉर्मली, ये फॉर्मल नहीं है। एनसीईआरटी बुक हम लोग एंजॉय करके पढ़ते हैं, उसमें हम 5 इशू आपके देंगे सोचने के लिए कि अभी तो सोच के हमें बताओ कि आपको क्या अच्छा लगता है। तो अब टॉपिक 2 में आते हो तो पुरानी पुस्तक में है आदि मानव। आदि मानव का मतलब हुआ अर्ली मैन, अर्ली ह्यूमन बींग्स। ये टॉपिक नंबर 2 है पुराने एनसीईआरटी में, मतलब रोमिला थापर का जो है वो क्लास 6 का। नेक्स्ट वन, इसका टॉपिक फर्स्ट है आदि मानव कैसे जीते थे तथा उनके हथियार कैसे थे। हाउ डिड द अर्ली मैन लिव एंड What was the nature of their tools and weapons? तो जानने इसके बारे में। खाना बदोश जीवन से स्थिर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। वेरी मार्वेलस इश्यू कि हाउ डिड दे स्टार्टेड देयर लाइफ फ्रॉम नोमैडिक स्टेज टू सेटल लाइफ। तो वहां से मतलब आपको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल से नवपाषाण काल तक ले जा रहा है। आराम से बेसिक की समझ आपको डेवलप होगी। फिर आपका नेक्स्ट वन है आर्थिक गतिविधियों में पशुपालन, धातुओं की खोज, पहिया आदि की क्या भूमिका रही। अब एक एक चैप्टर मीनिंगफुल है कि वेन एवर इन कोर्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इन व्हाट वे यू हैव बीन फैमिलियर विथ एनिमल हस्बेंड्री और द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, the discovery of metal means copper, Chalcolithic age you might have heard about, and use of wheels। मतलब आपको बता रहा है कि कैसे धीरे धीरे आप सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हो। मतलब सिविलाइजेशन का मतलब है कि पहला अर्बन सिविलाइजेशन से आप मैनिफेस्ट करने वाले हो आगे, और वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट है कि प्रारंभिक गांव कैसे बसे, आरंभिक समाज तथा धर्म की स्थिति क्या थी, कि हाउ इज द अर्ली विलेज
हाउ वॉज द अर्ली विलेज सेटल्ड, एंड आरंभिक समाज तथा धर्म की स्थिति क्या थी, व्हाट वॉज द कंडीशन ऑफ अर्ली सोसाइटी एंड रिलीजियन। तो ये बहुत बढ़िया टॉप है कि भाई आप उसको जानिए। और फिर आपका आता है नई एनसीईआरटी बुक। ये इसमें आपको चैप्टर का नाम दिया है आरंभिक मानव की खोज में, इन डिस्कवरी ऑफ द अर्ली मैन। अब नई एनसीईआरटी बुक में एक चीज जो हमें सबसे अट्रैक्ट करती है, जो आपसे, उसमें आपको सोचने वाला प्राणी बनाता है। वो स्पष्ट रूप से शुरू में ही कहा है कि हमारा उद्देश्य है शिक्षा के क्षेत्र में जो अलग अलग विषयों को जो चौकट में बांट कर देखने की पद्धति है उसे तोड़ना। वी हैव टू ब्रेक द, यू कैन से, डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज एंड यू हैव टू एडॉप्ट अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। हमें एक अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण अपनाना है। दूसरा ये कहता है कि हम बच्चों को एक ज्ञान के नियमित खुराक पाने वाला प्राणी न बनाकर, जो हम देते हैं आप लेते हो उसको प्रसाद की तरह और वहीं पर रह जाते हो, उन्हें हमें सोचने वाला प्राणी बनाना है। वी हैव नॉट टू डेवलप द स्टूडेंट सिंपली एज द रिसीवर ऑफ नॉलेज बट ऑल्सो द क्रिएटर ऑफ नॉलेज। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसमें आपको दे रहा है नई एनसीईआरटी बुक। कोई चैप्टर देखो स्टार्ट करेगा तो पहले ऊपर एक केस स्टडी देगा कि अमुक ने ऐसे देखा। अब अशोका महान पर चैप्टर स्टार्ट करना है तो वो दे रहा है कि दादाजी ने अमुक को एक पात्र का नाम दिया है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द कैरेक्टर, कि उसको उन्होंने जन्मदिन के अवसर पर एक नोट दिया और वो नोट काफी करप्ट नोट था, उसे खर्च करने में थोड़ी हिचक हो रही थी। हिज ग्रैंडफादर हैज गिफ्टेड हिम some currency on the eve of his birthday, and the currency was so polished he was quite unable to spend it because he was largely attracted to the form of the currency. So it was the case. तो ऐसी स्थिति में वो करेंसी को वो देखता ही रहता है, बार बार देखता है, खुश होता है। तो एक तरफ गांधी की तस्वीर दिखती है, दूसरी तरफ उसको एक शेड दिखता है। तो ये स्टार्टेड टू थिंक फ्रॉम वेयर दिस लाइन केम, और तब वो अशोका पर फ्लैशबैक में जाता है। तो अब मुद्दा ये है कि कितना बढ़िया उसकी शुरुआत है। तो एक बच्चिया को सबसे पहले इसको वैल्यू करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो पहले आप एनसीईआरटी बुक क्लास 6 का खरीदो, और वो मिला था प्रबल, अभी अगर गुंजाइश हो जाए तो उसको कर लो, और एकदम दोनों को मिलाकर, जैसा कि मैंने कहा, चैप्टर बाय चैप्टर एक रीडिंग आप करना शुरू करो और देखो आपको फर्क पता चलने लगेगा। इसमें आपको पाषाण औजारों का निर्माण कैसे किया जाता था, हाउ वेयर द स्टोन टूल्स वेयर मैन्युफैक्चर्ड। नेक्स्ट, बदलती हुई जलवायु ने मानव के खान पान को कैसे प्रभावित किया, हाउ डिड द चेंजिंग क्लाइमेट अफेक्ट द सब्सिस्टेंस पैटर्न ऑफ द ह्यूमन बींग्स, एंड प्रस्तुत चित्रकला का क्या महत्व है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टोन पेंटिंग्स। तो ये आपके लिए, या केव पेंटिंग्स यू कैन से, ये तीनों जो सब टॉपिक इसमें आप देखते हो, इसमें जो 3 इश्यूज हैं, ये सब अर्ली ह्यूमन लाइफ के बारे में जुड़े हुए हैं, जो मैंने चर्चा आपके साथ करनी है। जो रेगुलर क्लास में तो आप 1 बाय 1 चैप्टर में बढ़ोगे। नगर जीवन का आरंभ, पुरानी पुस्तक, आप टॉपिक नंबर 3 आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन पर चला जाता है। उसमें वो इशू को उठाया है पुरानी एनसीईआरटी बुक कि नगरीय जीवन ग्रामीण जीवन से किस प्रकार अलग होता है, हाउ इज अर्बन लाइफ डिफरेंट फ्रॉम अ विलेज लाइफ। और दूसरा, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किस क्षेत्र में हुआ था, इन व्हिच रीजन डिड हड़प्पन सिविलाइजेशन एक्सटेंड इटसेल्फ। इसके समकालीन कौन सी सभ्यता थी। अब देखो, इसका इशारा मिस्र मेसोपोटामिया की सभ्यता की तरफ है कि इसके समकालीन कौन सी सभ्यता थी। Which civilizations were contemporary to Harappan civilization? Means कि they are just asking you कि what were the contemporary civilizations. तो obviously you can cite the name of Egyptian civilization and Mesopotamian civilization. Next one आता है, इस सभ्यता के अंतर्गत लोगों का जीविकोपार्जन कैसे होता था। तो what was the subsistence level of the people under this civilization. मतलब लोग कैसे खाते पीते रहते थे, कैसे जीते थे, व्हाट वॉज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है, नगर निर्माण योजना की विशिष्टता को स्पष्ट कीजिए, अंडरलाइन द फीचर्स ऑफ द टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। एंड नेक्स्ट वन, इस सभ्यता के पतन के पीछे कौन से संभावित कारण हैं, व्हाट आर द पॉसिबल कॉजेज बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ दिस सिविलाइजेशन। अब इसको आप पतन वगैरह को देखते हुए आपको एक बेसिक आइडिया इस चैप्टर से मिल जाएगा, और वहीं पर आपको एक
नई एनसीईआरटी बुक में इस मुद्दे को उठाया है आरंभिक नगर। उसने टॉपिक दिया है नई एनसीईआरटी बुक में अर्ली टाउन, और इसमें इसने 3 इश्यू उठाए हैं। सभ्यता के विषय में आरंभिक जानकारी कैसे मिली, मीन्स कि इट इज एम्फसाइजिंग मोर एंड मोर ओवर द सोर्सेस ऑफ स्टडी कि हाउ हैव यू कम टू नो अबाउट दिस सिविलाइजेशन। नेक्स्ट है हड़प्पाई नगरों की क्या विशेषताएं थी, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ हड़प्पन टाउन्स। अब हड़प्पन टाउन्स का जो फीचर्स है इसमें भी दिया हुआ है, इसमें और भी लेटेस्ट देने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट वन, इस सभ्यता के अंत का रहस्य क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट और व्हाट इज द मिस्ट्री अबाउट द डिक्लाइन ऑफ दिस सिविलाइजेशन। नेक्स्ट वन, तो रहस्य क्या है, तो वहां पर जैसे यहां पर आपको कुछ कॉजेज दिए, वहां उसमें कुछ कॉजेज डिक्लाइन के दिए, दोनों को पढ़ोगे तो बहुत सारे डिक्लाइन की चीजें आपको समझ में, मतलब बेसिक चीजें कम से कम आने लगेगी। नेक्स्ट है टॉपिक वैदिक युग का जीवन, पुरानी एनसीईआरटी बुक में वैदिक युग का जीवन। तो इस टॉपिक में आप देखोगे पहला इशू उठाया है कि भारत में आर्य कहां से आए तथा किन क्षेत्रों में उनकी बस्तियां स्थापित हुई, फ्रॉम वेयर आर्यंस केम टू इंडिया एंड इन व्हिच रीजन देयर सेटलमेंट्स आर विजिबल। तो ये जो टॉपिक है ये अब चूंकि पुरानी एनसीईआरटी की बुक है तो बहुत अभी तो नई नई चीजें आ गई है, डीएनए फुटप्रिंटिंग आ गई है, तो मैं तो रेगुलर क्लास में आपको इसमें लेटेस्ट अप्रोच बताऊंगा। खैर वैसे भी एनसीईआरटी तो आपको बेसिक की सूचना देगा, एडवांस स्टेज की सूचना देता नहीं है, लेकिन कम से कम आपका इंटरेस्ट सब्जेक्ट में क्रिएट करने में अपनी भूमिका निभाएगा। और नेक्स्ट वन है राजनीतिक संरचना तथा सामाजिक संरचना, व्यवसाय और धर्म का स्वरूप, मीन्स की पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड द नेचर ऑफ रिलीजन। ये वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में। नई एनसीईआरटी बुक भी वैदिक सिविलाइजेशन में ही देता है, लेकिन बड़ा यूनिक वो उसका टाइटल है, क्या बताती है किताब एवं कब्रें, व्हाट स्पीक्स द बुक्स एंड ग्रेव्स। तो कब्र पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, और किताब साहित्यिक साक्ष्य। तो साहित्यिक साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य को आधार बनाकर यह बताता है कि क्या सूचनाएं मिलती थी, मतलब सोर्सेस ऑफ स्टडी को एम्फसाइज करता है। और फिर ये देता है ऋग्वेद का क्या महत्व है, बहुत अच्छा इश्यू है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऋग्वेदा। देन वैदिक आर्यों के जीवन में मवेशी, घोड़े एवं रथ का क्या महत्व था, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल्स, हॉर्सेस एंड चैरियट्स इन द लाइफ ऑफ वैदिक पीपल। नेक्स्ट वन, महापाषाण काल की क्या विशेषता है। महापाषाण से मतलब है इंग्लिश में उसको कहते हैं मेगालिथिक। वो आपको पता चलेगा जैसे वो मरते थे तो बड़ा शानदार कब्र बनाते थे, तो पहले कब्रों के नाम पर और फिर आगे उनके निवास को भी उसमें रखा गया, एक अलग संस्कृति की घोषणा की गई, उसे महापाषाण संस्कृति कहते हैं। आपको यूपीएससी के ऑप्शनल सिलेबस में महापाषाण संस्कृति दिया हुआ है। तो महापाषाण काल की क्या विशेषता है, व्हाट इज द फीचर ऑफ मेगालिथिक पीरियड। नेक्स्ट वन, कब्रों के माध्यम से उनके जीवन के विषय में हमें क्या जानकारी मिलती है। तो इट इज थ्रू मेगालिथ्स यू ट्राई टू स्टार्ट द लाइफ ऑफ दोज पीपल हु हैव बिल्ट मेगालिथ्स। तो वही आपसे ये टॉपिक डील करेगा। अब नेक्स्ट आपको छठी सदी ईसा पूर्व में, छठी सदी ईसा पूर्व है तो नेचुरली आप देखते हो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक छठी सदी ईसा पूर्व से चौथी सदी ईसा पूर्व यानी बुद्धा एज का आता है पुरानी एनसीईआरटी बुक में। और नई एनसीईआरटी बुक में उसी टॉपिक का नाम बदल कर देता है राज्य, राजा एवं प्राचीन गणराज्य, यानी स्टेट, किंग एंड अर्ली रिपब्लिक्स, मतलब वो छठी सदी ईसा पूर्व के रिपब्लिक्स की चर्चा करता है। ये टॉपिक भी इंटरेस्टिंग है। और फिर आपको टॉपिक नए प्रश्न पर नए विचार, नई पुस्तक, एक बहुत अच्छा टॉपिक आपको दिया है, नए प्रश्न पर नए विचार, और उसमें उपनिषद, बौद्ध, जैन पंथ, उनके विचारों के बारे में लेता है कि क्या क्या मुद्दे उन्होंने जीवन के उठाए। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपकी पुरानी एनसीईआरटी बुक भी मौर्यन एम्पायर की लेता है, जो बहुत अच्छा टॉपिक है। और उसी टॉपिक को फिर आपको नई एनसीईआरटी बुक में क्लास 6 की बात बता रहा हूं, डील करता है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। अशोका who was a very unique monarch that discarded the war। नेक्स्ट वन आपका आता है पोस्ट मौर्य पीरियड, यानी 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक की। और इसमें पुरानी एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी बुक भी उसी का एक नाम बदल कर देता है, खुशहाल गांव एवं समृद्ध शहर, मतलब प्रॉस्पेरस विलेज एंड प्रॉस्पेरस टाउन्स। तो अब नेक्स्ट वन, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, मौर्योत्तर काल। अब
इसी को दो पार्ट में बांटा है। एक तरफ वो मतलब दो चैप्टर्स अलग अलग करके पोस्ट मौर्य पीरियड में बांटा है। जब एक बार आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर जाएगी तो ये सब डिवीजन आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत आराम से इसको समझ पाओगे। और इसमें इस काल में व्यापारिक गतिविधियों पर टिप्पणी करते हुए रेशम मार्ग का निर्देशन कीजिए, ये आपका पुरानी एनसीईआरटी देता है कि कैसे सिल्क रूट था। बहुत अच्छा आपको सिल्क के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि चाइना ने किस प्रकार से 700 ईसा पूर्व में रेशम निर्माण को एक सीक्रेटली वो उसको सीक्रेट टेक्नोलॉजी की तरह रखा हुआ था, फिर कैसे दुनिया में उसकी डिमांड बढ़ रही थी। बहुत अच्छा चैप्टर लिया है। और फिर उसी तरह से पुरानी पुस्तक में नई पुस्तक में फिर आपको बुद्धिज्म के ऊपर पूछा है, फिर भक्तिज्म के ऊपर पूछा है। तो ये सब टॉपिक्स बड़े अच्छे हैं। अब गुप्ता काल पर आपका ओल्ड एनसीईआरटी बुक गुप्ता पीरियड को डील करता है। उसमें महान गुप्त शासकों के बारे में दिया हुआ है, प्रशासन के अलावा कला, साहित्य, विज्ञान सभी को लेता है। और नई एनसीईआरटी बुक एक नया टाइटल देता है, नई साम्राज्य एवं राज्य, न्यू एम्पायर एंड द स्टेट। उसमें वो एम्पायर और स्टेट में क्या अंतर है उसको भी डिफाइन करने की कोशिश करता है। फिर आपका नेक्स्ट वन आता है छोटे छोटे राज्यों का युग। पुरानी पुस्तक में मतलब ये मीन करता है पोस्ट गुप्ता पीरियड, बिकॉज द पोस्ट गुप्ता पीरियड इज मार्क्ड बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टेट्स इन नॉर्थ इंडिया। सो हियर यू कैन इवन इन साउथ इंडिया यू कैन से। सो छोटे छोटे राज्यों का युग मीन्स की द एरा ऑफ स्मॉलर स्टेट्स। अब ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और उसके आगे नई एनसीईआरटी बुक ने एक टॉपिक बनाई है, इमारतें, चित्र तथा किताबें। अब इमारतें मीन्स मॉन्यूमेंट्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स, एंड दिस टॉपिक exclusively deals with the cultural upsurge, cultural development of the time. And next one आता है भारत का बाह्य दुनिया से संपर्क, इंडियाज कॉन्टैक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड। तो डेफिनेटली आपको ये साउथ ईस्ट एशिया की तरफ ले जाएगा। तो बच्चों अगर दोनों एनसीईआरटी में तो कहता हूं अगर आप बेसिक के लिए आर एस शर्मा ना पढ़ो और क्लास 12th का एनसीईआरटी बाद में पढ़ लो तो भी चलेगा, लेकिन क्लास 6 की दोनों एनसीईआरटी बुक जिसके मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं अगर आप ऑनेस्टली पढ़ लेते हो तो कम से कम आपको एंशिएंट हिस्ट्री का बेसिक का एक ज्ञान हो जाएगा। और संभव है कि जीएस में आप कुछ चीज़ों को निपटा भी सकते हो। ऑप्शनल में तो आपको वो डेप्थ में जाना पड़ता है, परंतु जीएस में थोड़ा वो चीज़ों को निपटाया जा सकता है इस बेसिस के ऊपर भी। तो बच्चों इसी तरह टाइम टू टाइम हम एनसीईआरटी बुक पर भी आपसे चर्चा करते रहेंगे। और जब लाइव क्लास में लूँगा तो वहाँ पर अगर आपको कोई इश्यू ऐसा लगे you can ask me the question and I will be live, so you will have the prior information. Thank you very much. अब मैं क्वेश्चन कैसे डील करेंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। समय समय पर हम आपके लिए बुक्स रिव्यू भी लाएंगे और ये सब हमारे ऐप पर आपके लिए फ्री सुविधाएं होंगी, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन हाँ, कोर्स जो हमारा होगा वो एक लॉन्ग टर्म 6 मंथ्स का एक पीरियड और एक बड़ा रिगरस एक्सरसाइज है। तो उसके लिए हमने जैसा कि आपको खबर पहले बताया उसके लिए आपको आपका पेड कोर्स होगा। तो इन दिस वे आई विल सी यू लेटर। थैंक यू वेरी मच।